नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे नए हॉरर पॉडकास्ट में। दोस्तों, आज का यह एपिसोड गोकुल जी की कहानी पर आधारित है। अब यह पूरी कहानी आप गोकुल जी की ही नजर से सुनेंगे। कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाई पॉइंट देकर अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। तो अब बिना समय गंवाए चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम गोकुल है और मैं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के पास बसे एक छोटे गांव से हूं। करीब 14 साल से ट्रक चलाने के काम में हूं और इस दौरान अच्छा बुरा बहुत कुछ देखने सीखने को मिला। मगर कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें जितना समझने की कोशिश करो उतना उलझन बढ़ती जाती है। जैसे अचानक और दर्दनाक मौत होने पर आत्मा वहीं कैद हो जाती है, और अगर किसी ख्वाहिश या सपने को पूरा किए बिना मौत आए तो वह बेचैनी गुस्से में बदलकर राहगीरों से बदला लेने को मजबूर कर देती है। लोग कहते हैं कि ऐसी रूहें उस जगह को मनहूस बना देती हैं जहां हर साल कोई ना कोई अनहोनी घटती ही है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं यह सब क्यों बता रहा हूं। तो वजह यह है कि आज मैं जो सुना रहा हूं वह कहानी नहीं, बल्कि मेरी जिंदगी की वह सच्चाई है जिसने मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया। बात करीब 10 साल पुरानी है, जब मैं अक्सर छत्तीसगढ़ से असम के सिलचर तक सामान ले जाया करता था। और उस दौर में मेरे पास जो ट्रक था उसका नंबर DG10 AC 7895 था। यह नंबर आज भी मेरी आंखों में तैरता रहता है, मानो मैं अभी भी उसी ट्रक में बैठा हूं। उस समय मेरे घर की हालत सामान्य थी। मेरी पत्नी बार बार इस बात का ताना देती थी कि मैं त्योहारों पर घर नहीं रुकता। दशहरा आने वाला था और मैंने घर से निकलते वक्त उसकी यह बात सुनी कि इस बार त्योहार तक नहीं आया तो बच्चों से यह मत कहना कि उनका पिता हूं। मैं हंसते हुए निकल पड़ा और सोचा नहीं था कि वह हंसी शायद आखिरी बातचीत बन जाएगी। उस सफर में मेरे साथ मेरा पुराना खलासी था, जो उम्र में मुझसे 20 साल छोटा, डरा सहमा लेकिन दिल का साफ था, और मैं उसे बेटे जैसा मानता था। उस दिन हम सीमेंट की बोरियां लेकर निकले, जिन्हें सिलचर के एक सरकारी काम में पहुंचाना था। रास्ता लंबा था, पर हम इन दूरियों के आदी थे। दोपहर करीब 3 बजे हम निकले। मौसम साफ था, ट्रक की हालत ठीक थी और मन भी हल्का था। शुरुआती 300 किलोमीटर हवा की तरह निकल गए। झाड़ सुड़ा पार करते ही उसने चाय और कुछ खाने की बात की। मैं मुस्कुराया और ढाबे पर रुककर चाय समोसे खाकर आगे बढ़े। शाम ढलते ही आसमान में बादल छाने लगे। मौसम बिगड़ने की बात उसने कही तो मैंने मजाक में कहा कि ड्राइवर के लिए मौसम वही है जो हेडलाइट दिखाए। बाकी किस्मत, रात 8 बजते बजते हम बरगढ़ पार कर चुके थे और उसके बाद उत्तर की ओर असम वाली चढ़ाई शुरू होने वाली थी, जहां से मेरी जिंदगी की वह घटना सामने आई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। जंगलों और घाटियों से घिरा वह इलाका ऐसा था जहां मोड़ इतने खतरनाक थे कि ट्रक मोड़ते समय ऐसा लगता मानो किस्मत से सीधी लड़ाई हो। लेकिन मुझे वह रास्ता हमेशा से भाता था, क्योंकि डर जितना बढ़ता है उतनी ही सावधानी और सतर्कता भी बढ़ जाती है। और वहीं से शुरू हुआ मेरा वह सफर जो आज तक मेरी यादों से मिट नहीं पाया। उसी दौरान मेरे साथी खलासी ने भूख की बात छेड़ी तो मैंने सुझाव दिया कि आगे चलकर किसी ढाबे से रात का खाना ले लेंगे। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, सड़क और वीरान होती चली गई। करीब 9:30 बजे हम एक मोड़ पर पहुंचे जहां से 2 रास्ते अलग हो रहे थे। एक तो मेन हाईवे था, जबकि दूसरा एक पुरानी, लगभग सूनी और कम इस्तेमाल होने वाली सड़क की ओर जा रहा था। मेरे साथी ने छोटा रास्ता लेने का आग्रह किया, जिससे लगभग 80 किलोमीटर बच जाते। मैंने कुछ पल सोचा, क्योंकि हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी और आगे लगे बोर्ड पर निर्माण कार्य की चेतावनी भी लिखी थी। लेकिन रास्ता बंद नहीं था, इसलिए मैंने एक्सेलरेटर दबाया और ट्रक को उसी शॉर्टकट पर मोड़ दिया। देखते ही देखते बारिश तेज होने लगी और हम एक सुनसान पथ पर प्रवेश कर चुके थे, जिसे हम समय बचत समझकर चुन बैठे थे। मगर अक्सर वही छोटा दिखने वाला रास्ता सबसे लंबा और जोखिम भरा निकलता है। सड़क का हाल बेहाल था। एक तरफ आसमान छूते पेड़ और दूसरी ओर गहरी खाई, जगह जगह टूटी सतह, फिसलन भरी मिट्टी और ऊपर से तेज बारिश। हेडलाइट की रोशनी इतनी कम थी कि मुश्किल से थोड़ी दूरी तक ही दिखाई दे रहा था। आमतौर पर बातूनी रहने वाला मेरा साथी चुप था, न गुनगुनाता न बातें करता। उसके चेहरे पर जो डर था वह साफ झलक रहा था। जब मैंने पूछा कि अब भूख कहाँ गई तो उसने हंसने की कोशिश की, लेकिन बोला, कुछ अजीब महसूस हो रहा है, जैसे ये जंगल खुद कोई बात कह रहा हो। मैंने ध्यान से सुना।
मगर इंजन की आवाज के अलावा कुछ नहीं था। मैंने उसे समझाया कि ऐसे इलाकों में हवा, बारिश, पत्तों और जानवरों की आवाजें मिलकर वही एहसास पैदा करती हैं जो हमें डराती हैं। इसलिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। हम आगे बढ़ते रहे और करीब आधे घंटे बाद हम इतने अंदर पहुंच चुके थे कि अब पीछे लौटने का विकल्प लगभग असंभव हो चुका था। उसी समय आगे एक मोड़ पर एक पुराना झुका हुआ बोर्ड दिखाई दिया। धुंध और बारिश की वजह से उस पर लिखे शब्द साफ नहीं दिख रहे थे। मैं ट्रक को थोड़ा पास ले गया तो उस पर धुंधला सा नाम उभरता दिखा, घोंघा घाटी आगे 5 किलोमीटर। मेरे साथी ने कहा कि उसने यह नाम पहले कभी नहीं सुना। मैंने भी माना कि मुझे भी याद नहीं। शायद यह कभी इस्तेमाल होने वाला पुराना मार्ग रहा हो। बारिश तेज होती जा रही थी और वाइपर पूरी रफ्तार में चल रहे थे, लेकिन कांच पर जमी धुंध हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। सड़क अब और भी संकरी होती जा रही थी। दोनों तरफ घनी झाड़ियां और बीच में कीचड़ भरी पगडंडी जैसी सड़क, जहां ट्रक के पहिए थोड़े थोड़े धंसते और फिसलते महसूस हो रहे थे। मेरे साथी ने आशंका जताई कि कहीं ट्रक बीच रास्ते में न फंस जाए, लेकिन मैंने साफ कहा कि अब रुकना ठीक नहीं। जब तक किसी खुली जगह पर ना पहुंचे, चलते रहना होगा। थोड़ी दूरी पर सड़क थोड़ी चौड़ी नजर आई और वहां एक जर्जर पक्की इमारत जैसी चीज दिखी जो शायद कभी चेकपोस्ट रही होगी। उसके बगल में टूटी टीन की छत और नीचे एक छोटा चबूतरा था। मैंने ट्रक वहीं रोक दिया और कहा कि जाकर पेशाब कर लें, फिर खाना निकालेंगे। वह झाड़ियों की तरफ चला गया और मैं बोनट के सहारे खड़ा होकर बारिश की बूंदों और तेज हवाओं के बीच अजीब सी घुटन महसूस करने लगा, मानो हवा में किसी अनकही बात की परत तैर रही हो। अचानक ऐसा आभास हुआ जैसे कोई मुझे घूर रहा हो। मैंने पलटकर देखा तो सिर्फ अंधेरा था और कुछ नहीं। मैंने उसे आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। दोबारा पुकारने के बाद वह झाड़ियों के पीछे से हड़बड़ाकर बाहर आया। उसका चेहरा पीला पड़ा था और वह पसीने से लथपथ था। उसने कहा कि उसे अस्पष्ट फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई धीमी आवाज में लौट जाओ कह रहा हो, और फिर झाड़ियां हिली थीं। मैंने उसे शांत करने की कोशिश की और कहा कि उसका दिमाग उसे धोखा दे रहा है। चलकर खाना निकालते हैं। हम दोनों ट्रक में बैठकर सूखे पराठे और अचार खा रहे थे, लेकिन तनाव के कारण निवाला ठीक से गले से नीचे नहीं उतर रहा था। भूख की मजबूरी थी कि कुछ खा लिया। खाना खत्म करने के बाद मैंने कहा कि बारिश थमने तक यहीं थोड़ी देर रुकना ठीक रहेगा। मेरे साथी ने भी सहमति दी। करीब 10 मिनट बाद हम सोने की तैयारी में थे। मैं ड्राइविंग सीट पर लेट गया और वह पीछे वाली सीट पर, लेकिन पता नहीं क्यों नींद हमारी आंखों से कोसों दूर थी। कभी तेज हवा खिड़की पर थपेड़े मारती तो कभी ऐसा लगता जैसे ट्रक की छत पर कोई भारी चीज गिरती हो। मैं बार बार चौंक कर उठ जाता और तभी हल्की सी खटखट की आवाज सुनाई दी, मानो किसी ने खिड़की पर उंगलियों से धीरे धीरे दस्तक दी हो। मैंने सिर घुमाकर देखा तो शीशे के उस पार एक धुंधला सा चेहरा दिखाई दिया। बिना हिले डुले, बिना कुछ बोले, बस अंदर झांकता हुआ मैंने घबराहट में अपने साथी को जगाया और उससे पूछा कि क्या वह भी किसी को देख रहा है। वह उठते ही सहम कर चिल्लाया कि सचमुच कोई खड़ा है। मैंने तुरंत टॉर्च उठाई और रोशनी खिड़की पर डाली, मगर वहां कोई नहीं था। केवल बारिश की बूंदें और शीशे पर उभरे उंगलियों जैसे निशान दिखाई दिए। उसका कांपता हुआ स्वर सुनाई दिया कि हमारे इस रास्ते पर आने का फैसला गलत था। मैंने चुपचाप उसकी बात सुनी, लेकिन भीतर मेरा दिल भी तेजी से धड़क रहा था। उस एक पल में मुझे समझ आ गया कि यह रास्ता हमें सिर्फ दूरी में नहीं फंसाने वाला, बल्कि यह खतरनाक मोड़ किसी अनजानी दहशत की शुरुआत भी बन चुका है। उस रात खिड़की के बाहर दिखा वह चेहरा मानो हमारे सफर पर एक काली छाया था। मेरे साथी का डर बढ़ता जा रहा था और वह पीछे सीट पर कंबल ओढ़कर बैठ गया, पर नींद उसकी आंखों से गायब थी। मैं खिड़की पर बने उन निशानों को मिटाने में लगा रहा, लेकिन हर बार ऐसा महसूस होता जैसे कुछ फिर से उन्हें उकेर देता हो। लगभग 1 घंटा बीत चुका था और बारिश थम चुकी थी। हवा बह रही थी, मगर उसमें पहले जैसा शोर नहीं था। माहौल अस्वाभाविक रूप से शांत था, मानो पूरा जंगल अपनी सांसें थामे खड़ा हो। मैंने इंजन चालू किया और कहा कि यहाँ ठहरना ठीक नहीं। जितनी देर रुकेंगे उतना ही जोखिम बढ़ेगा। ट्रक फिर उस तंग और फिसलन भरी सड़क पर आगे बढ़ने लगा। हम करीब 6 किलोमीटर आगे बढ़े होंगे कि अचानक रास्ता बंद मिला। एक विशाल बरगद जैसा पेड़ सड़क पर गिरा पड़ा था
और किसी भी सवारी का गुजर पाना मुमकिन नहीं था। मैंने ट्रक रोका, टॉर्च लेकर उतरा और पेड़ को देखा। वह नया गिरा हुआ नहीं, बल्कि सूखे पत्तों से भरा था। यानी यह रास्ता कई दिनों से बंद पड़ा था। और इसका मतलब साफ था कि जिस शॉर्टकट को हमने चालाकी समझा था, वह शायद असल में किसी चेतावनी की तरह हमारे सामने पहले से ही मौजूद था। लेकिन सड़क पर न कोई चेतावनी थी, न कोई बोर्ड और न ही कोई संकेत जो बता सके कि आगे मार्ग बंद है। मेरे साथी ने पीछे से आकर पूछा कि अब क्या किया जाए, क्या हम वापस मुड़ें? मैंने उसकी ओर देखा, क्योंकि वह भी जानता था कि वापसी आसान नहीं। उस दलदली और संकरी पगडंडी पर ट्रक घुमाना किसी युद्ध जैसा था, और ऊपर से चारों तरफ पसरा अंधेरा माहौल को और विचलित कर रहा था। मैं खुद भी बेचैनी महसूस कर रहा था। मैंने उसे याद दिलाया कि रास्ते में एक गांव पड़ा था, जहां उसकी कोई दूर की रिश्तेदार रहती थी। उसने कहा करीब 4 किलोमीटर पीछे बखरा नाम का गांव है। कई साल पहले वह मां के साथ 2-3 बार वहां गया था, और वे हमें पहचान लेंगे। मैंने गहरी सांस ली और कहा कि चलो वहीं चलते हैं। वह कुछ क्षण सोचता रहा और फिर बोला कि वहां जाना ज्यादा ठीक रहेगा। कम से कम बारिश और इस सुनसान माहौल से राहत मिलेगी, और शायद खाना भी मिल जाए। मैंने ट्रक किनारे लगाकर इंजन बंद किया और हम दोनों टॉर्च लेकर पैदल लौटने लगे। रात के लगभग 2 बजे थे और अंधेरा इतना घना था कि टॉर्च बंद हो जाए तो एक दूसरे का चेहरा भी न दिखे। जंगल के भीतर से कभी जानवरों की धीमी आवाजें आती, कभी झाड़ियों में सरसराहट सुनाई देती, और कभी तेज हवा पेड़ों की टहनियों को टकराकर सूखी सी चीख पैदा करती। करीब आधा घंटा चलने के बाद पैरों में थकान महसूस होने लगी। मेरा साथी बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। जब मैंने पूछा कि क्या देख रहा है, तो उसने कहा कि उसे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई हमारे पीछे पीछे चल रहा है। आवाज तो आती है, लेकिन जैसे ही वह रुकता सब शांत हो जाता। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन सच्चाई यह थी कि मुझे भी वैसा ही आभास हो रहा था, मानो कोई तीसरा साया चुपचाप हमारे पीछे चल रहा हो। नींद की कमी, लंबा सफर और डर हमारे दिमाग पर हावी होने लगे थे। थोड़ी दूरी और चलने पर एक पुराना पत्थर का बोर्ड दिखाई दिया, जिस पर धुंध और बारिश के कारण शब्द स्पष्ट नहीं थे, लेकिन ध्यान से देखने पर उस पर बखरा 1.2 किलोमीटर लिखा मिला। यह देखकर हमने राहत की सांस ली कि अब ज्यादा दूर नहीं रह गया है। मगर तभी आगे संदिग्ध मोड़ ने हमारे कदम रोक दिए। रास्ता 2 हिस्सों में बंट रहा था। बाईं ओर वाला थोड़ा चौड़ा और साफ दिखाई दे रहा था, जबकि दाईं ओर पतला, घासों से ढका और मानो लंबे समय से इस्तेमाल न किया गया हो। बोर्ड पर दिशा दर्शाने वाला कोई तीर भी नहीं था, इसलिए समझ नहीं आ रहा था कि सही रास्ता कौन सा है। और उस खामोशी में खड़े हम दोनों को यह महसूस हो रहा था कि एक गलत कदम हमें और बड़ी मुसीबत में ले जा सकता है। मैंने अपने साथी से पूछा कि गांव का रास्ता कौन सा हो सकता है। उसने हिचकते हुए कहा कि उसे ठीक से याद नहीं, क्योंकि पिछली बार वह दिन के उजाले में और ट्रैक्टर से आया था। शायद दाईं ओर का रास्ता हो, मगर वह खुद भी आश्वस्त नहीं था। अब निर्णय मुझ पर था। मैंने टॉर्च की रोशनी दोनों पथों पर डाली। बाईं ओर का रास्ता भले स्पष्ट था, लेकिन वीरान लग रहा था, जबकि दाईं ओर का मार्ग घने पेड़ों से ढका किसी छुपे रहस्य जैसा प्रतीत हो रहा था। मेरे साथी ने फिर कहा कि दाईं तरफ हो सकता है, क्योंकि उसकी बुआ का घर गांव के अंत में पेड़ों के नजदीक था। बिना कुछ बोले मैंने उसी ओर कदम बढ़ा दिए, और जैसे ही हमने उस रास्ते पर पहला कदम रखा, हवा मानो अचानक उग्र हो उठी। किसी ने भीतर खींचना चाहा हो। टॉर्च की रोशनी मंद पड़ने लगी और झाड़ियों में हल्की धुंध उठने लगी, इतनी कि उसके पार देखने की हिम्मत अपने ही संकल्प पर सवाल उठा दे। रास्ते पर आगे बढ़ते हुए मुझे एक अजीब बेचैनी महसूस हुई, जैसे इस पथ पर हम दो नहीं बल्कि कोई और भी मौजूद हो। एक अनदेखी मौजूदगी जो हमें देख रही हो, लेकिन खुद नजर न आना चाहती हो। मेरे साथी ने फिर पीछे मुड़कर देखा और बोला कि उसे हर कदम के साथ एक और साया चलता महसूस हो रहा है, जिसकी चाल हमारी तरह नहीं बल्कि झुकी हुई और अलग है। मैं चुप रहा, क्योंकि मेरी अपनी धड़कनें भी उस डर का इशारा कर रही थीं जो शब्दों से बाहर था। लगभग 15 मिनट तक हम उस तंग, मुड़े तुड़े और नीचे उतरते रास्ते पर चलते रहे। घास कम हो गई थी, लेकिन पेड़ और सघन होते जा रहे थे, मानो हम किसी गहरी खाई की ओर उतर रहे हों। तभी मेरे साथी ने मेरे कंधे को छूकर सामने देखने का संकेत दिया। मैंने टॉर्च घुमाई तो सड़क के किनारे एक विशाल बरगद दिखाई दिया,
जिसकी जड़ें धरती से उठकर सड़क तक फैली थी, और उसी के नीचे एक महिला खड़ी थी, लाल साड़ी में खुले बालों के साथ। बाल उसके चेहरे पर उड़ रहे थे और वह बिल्कुल निर्विकार, बिना कोई हरकत किए खड़ी थी, मानो किसी ने उसे वहां जड़ दिया हो। मेरे साथी ने धीमे स्वर में कहा कि शायद वह किसी परेशानी में है, गांव की हो सकती है। लेकिन मैंने सोचा कि अगर गांव पास होता तो वह ऐसी हालत में यहां क्यों खड़ी होती। और जैसे जैसे हम उसकी ओर बढ़े, उसकी छवि और स्पष्ट होती गई। लाल साड़ी बारिश से पूरी तरह भीगी थी और उसके बदन से पानी लगातार टपक रहा था। लेकिन उसके चेहरे पर न घबराहट थी, न ही कोई बेचैनी, बल्कि एक अजीब सी शांति थी, जैसे वह हमें बहुत देर से देख रही हो और हमारे कदमों का इंतजार कर रही हो। हम लगभग 20 मीटर दूर थे जब मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा कि क्या सब ठीक है और वह यहाँ इस वक्त क्यों है। पर उसने कोई उत्तर नहीं दिया। हम थोड़ा और समीप गए तो उसने धीरे से गर्दन घुमाई, लेकिन पूरी शक्ल अभी भी स्पष्ट नहीं थी। मैंने पूछा कि क्या उसका घर यहीं कहीं है। तब उसने धीमे स्वर में कहा कि गांव इसी दिशा में है और पगडंडी से नीचे उतरते ही मिलेगा। उसकी आवाज अजीब थी, जैसे किसी पुरुष की भारी गर्दन से निकली हो, और उसमें एक अजीब कंपन था, मानो टूटी बांसुरी की धुन किसी अनजाने सुर में बज रही हो। मेरे साथी ने फौरन कहा कि यह बुआ के गांव का रास्ता होगा, मगर मैंने उसकी बात को अनदेखा किया, क्योंकि मेरी नजरें उस स्त्री के चेहरे पर टिकी थीं। वह अब भी निसंकोच हमें घूर रही थी, जैसे हमारी आत्माओं को चीरने का प्रयास कर रही हो। तभी मेरे साथी ने घबराकर मेरे ध्यान को उसके पैरों की ओर दिलाया। मैंने टॉर्च नीचे फेंकी और जो दिखा उसने मेरी रगों में खून जमा दिया। उसके पैर उल्टे थे, एड़ी आगे और पंजे पीछे की ओर मुड़े। उसी पल मुझे एहसास हो गया कि वह इंसान नहीं, कुछ और ही है। मेरा साथी कांपते हुए बोल भी ना पा रहा था। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे किया और हम धीरे धीरे कदम पीछे खींचने लगे। तभी वह आकृति मुस्कुराई, एक धीमी, डर पैदा करने वाली मुस्कान, और बोली कि हम गांव जाना चाहते हैं तो वह रास्ता दिखा सकती है। उसने पगडंडी की ओर इशारा किया, जो घास में छिपी और एक गहरी ढलान की ओर जाती थी। मेरा साथी मेरे पीछे दुबक गया। उसकी आंखें बंद और होंठ कांप रहे थे। मैंने फिर उसकी ओर नजर उठाई तो देखा कि वह हमारे तरफ बढ़ रही थी। उसके कदम अजीब थे, जमीन पर पड़ते नहीं बल्कि हवा में सरकते दिख रहे थे। अब वह मुश्किल से 10 फीट की दूरी पर थी। उसकी आंखों में एक गर्त जैसा अंधेरा था, जिसे देखने पर नजर हटाने का मन नहीं करता, और हटाओ तो मानो होश खो जाओ। मैंने साथी से कहा कि अब हमारे पास केवल एक विकल्प बचा है, भागना, और हम दोनों पूरे जंगल में पागलपन की तरह दौड़ पड़े। दिशा का कोई अंदाज नहीं, बस भागना ही था। पीछे से हल्की लंबी खिंची हुई हंसी की आवाज आती रही, जो कानों में चुभती थी और शरीर में सिहरन पैदा कर देती थी। हम तब तक भागते रहे जब तक कि टॉर्च की रोशनी में एक कच्चा सा मकान नहीं दिखा, जिसके बाहर डिबरी जल रही थी और अंदर से किसी बूढ़ी औरत की आवाज सुनाई दे रही थी। मेरे साथी ने घबराकर दरवाजे पर जोर से पुकारा और कुछ ही पल में भीतर से आवाज आई। दरवाजा खुला और हम बिना वक्त गंवाए अंदर घुस गए। उस क्षण पहली बार ऐसा लगा मानो सांस वापस लौट आई हो, लेकिन असल में तो घटना वहां से शुरू होने वाली थी। जब दरवाजे पर उसने पुकारा था, तब मेरी धड़कनें थम गई थीं, इस डर से कि कहीं वह दरवाजा न खुलता, क्योंकि बाहर जो भय हमने देखा था, उसके बाद भीतर क्या होगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं थी। लेकिन जब दरवाजा खुला तो एक अधेड़ उम्र की महिला सामने थी, सर पर पुराना सूती आंचल, चेहरा झुर्रियों से भरा और आंखों में गहरी पहचान की चमक। उसने लालू को देखा और वर्षों बाद खोए रिश्ते को पहचान लेने जैसी भावनाओं के साथ पुकारा, और वह उसके गले लग गया। उसने हाँफते हुए कहा कि रास्ता भटक गए थे और मुश्किलों में किसी तरह यहाँ पहुंचे। वह महिला, यानी उसकी बुआ, बिना कुछ पूछे हमें भीतर ले गई। घर बेहद साधारण था, मिट्टी की दीवारें, लकड़ी का फर्श, दियों की हल्की रोशनी और छत से टपकती बारिश की बूंदें। मगर उस क्षण वह घर हमें किसी किले की तरह सुरक्षित लगा। उसने हमें चौकी पर बैठाया और चूल्हे पर कुछ खाने की तैयारी करने लगी। मैं अब भी थरथरा रहा था, मन में भय बैठा था। मेरे साथी ने धीमे स्वर में कहा कि जो हमने देखा वह इंसान नहीं था। मैंने उसे सहमति में देखा। उसके पांव, आवाज और चेहरा सब विकृत और अस्वाभाविक थे। थोड़ी देर बाद बुआ गरम खिचड़ी लेकर आई और मेरी आंखों के भाव ने शायद उससे पहले ही सब कह दिया।
उसने सीधा पूछा कि हमने क्या देखा। मेरे साथी ने कुछ बोलना चाहा, पर मैंने उसे रोककर खुद बताया कि बरगद के नीचे एक लाल साड़ी वाली आकृति खड़ी थी, जो हमें खाई की ओर ले जाने का प्रयास कर रही थी, और उसके पैर उल्टे थे। यह सुनकर बुआ का चेहरा गंभीर हो गया। उसने पूछा कि हम किस रास्ते से आए थे। मैंने बताया कि पीछे एक पुराना कच्चा रास्ता मिला था, जिस पर कोई बोर्ड नहीं, वही जो ढलान लेकर खाई की ओर उतरता है। उसने लंबी सांस ली और कहा कि हमारा जीवित यहां तक पहुंच जाना ही बहुत बड़ी बात है। मैंने पूछा कि वह स्त्री कौन थी। बुआ कुछ पल खामोश रही और फिर बोली कि हमने चंडा को देखा है। मैं हैरान था और पूछा कि चंडा कौन। उसने धीमे स्वर में कहा कि इस गांव में अब कोई उसका नाम लेना पसंद नहीं करता। नई पीढ़ी तो उसे भूल ही चुकी है। बुआ ने बताया कि जब वह खुद जवान थी, तब इस नाम का खौफ लोगों की जुबान पर और उनकी रगों में पसरा रहता था। मैं और मेरा साथी उसकी बातों में ऐसे खोते गए जैसे कोई पुराना जख्म फिर से ताज़ा हो रहा हो। उसने बताया कि चंडा एक युवती थी, खूबसूरत लेकिन बेहद गरीब, जिसका दिल गांव के जमींदार के बेटे पर आ गया था। लड़के ने उसे विश्वास दिलाया था कि वह उससे विवाह करेगा, मगर जैसे ही शहर से एक अच्छा रिश्ता आया, उसने चंडा को त्याग दिया। इस विश्वासघात ने उसे तोड़ दिया और कुछ ही समय बाद उसकी मां की मृत्यु हो गई। फिर एक दिन उसने बरगद के उसी पेड़ से फांसी लगा ली। मरने से पहले वह उसी पेड़ के नीचे घंटों बैठी रही थी और कहते हैं उसने प्रतिज्ञा ली थी कि जिसने उसे धोखा दिया है वह कभी चैन नहीं पाएगा, और जो भी उसकी आवाज सुनेगा उसकी भी जिंदगी तबाह हो जाएगी। मैंने बीच में पूछा कि क्या वह अब भी वहां भटकती है। बुआ ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा कि वह कभी गई ही नहीं। उस बरगद के नीचे अब तक 7 हादसे हो चुके हैं, सभी रात में, और हर घटना में किसी ने उसे देखा या उसकी आवाज सुनी। मेरे साथी ने घबराकर कहा कि उसने हमें बहुत धीमी आवाज में बुलाया था, जैसे कोई अपना हो, लेकिन उसकी आंखें, उसकी दृष्टि आज भी उसकी आंखों में घड़ी हुई है। बुआ ने हमारे सामने तांबे का एक पुराना ताबीज रखा और कहा कि इसे पहन लो, यह पुरखों के मंदिर का प्रसाद है और शायद यह तुम्हारी रक्षा कर सके। मगर उसने चेतावनी दी कि अब हम उसके निशाने पर आ चुके हैं। इसका मतलब यह था कि अगर उसने हमें चुन लिया है तो वह आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगी। वह जहां चाहे जब चाहे सामने आ सकती है, चाहे ट्रक में, किसी होटल में, किसी सुनसान रास्ते पर। जब तक उसकी मंशा पूरी ना हो वह चैन से नहीं बैठेगी। मेरे भीतर डर की लहर दौड़ गई। मेरा साथी बिल्कुल शांत हो गया और बुआ की हर बात ने साफ कर दिया कि हमारा आगे का सफर अब मुश्किलों से भरा होगा। रात धीरे धीरे ढल रही थी, लेकिन मेरे मन में एक ही सवाल घूम रहा था, वह हमें क्यों बुला रही थी और कहां ले जाना चाहती थी। सुबह की रोशनी खिड़की से कमरे में आ रही थी, लेकिन मेरे भीतर रात का अंधेरा अब भी गहरा था। और भले ही बुआ का घर हमें शरण जैसा लगा, अब वह भी सुरक्षित किला नहीं प्रतीत हो रहा था। अब वह घर एक अस्थायी शरण जैसा महसूस होने लगा था। रात की बातें अब केवल डर नहीं बल्कि स्पष्ट चेतावनी बन चुकी थी, और जब चेतावनी वास्तविकता का रूप लेने लगे तो इंसान जागते हुए भी दुःस्वप्न जीने लगता है। मेरा साथी तब भी खामोश बैठा था, आंखें लाल, चेहरा सूजा हुआ। पूरी रात उसने आंख नहीं झपकी थी। मैं भी नहीं सो पाया। बुआ आंगन में तुलसी के पास दिया जलाकर कुछ प्राचीन मंत्रों जैसे शब्द बुदबुदा रही थी, शायद दुआ या कोई सुरक्षा का विधान। मैंने उससे पूछा कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि ट्रक उसी रास्ते में फंसा है और सामान पूरा भरा हुआ है। अगर समय पर नहीं पहुंच सके तो नुकसान हमारा होगा। बुआ कुछ क्षण गहन सोच में डूबी रही और फिर बोली कि हम उसी रास्ते से दोबारा नहीं जा सकते। वह बरगद और वह खाई अब मौत का फंदा बन चुके हैं। मैंने उसे बताया कि ट्रक वहीं छोड़ा है और अगर वापस नहीं गए तो वह वहीं रह जाएगा। ऊपर से सरकारी माल है, कानूनी झंझट भी हो सकता है। उसने गहरी सांस ली और कहा कि एक विकल्प है। हम दोनों उसकी बातें सुनते रहे। उसने बताया कि गांव के पीछे एक पुराना पहाड़ी मार्ग है जो घाटी के ऊपर से निकलता है। रास्ता कठिन और फिसलन भरा है, लेकिन वहां से बरगद वाली जगह पर नहीं जाना पड़ेगा। मैंने पूछा कि ट्रक तक पैदल पहुंचने में कितना समय लगेगा। उसने कहा करीब 2 घंटे, जो भले जोखिम भरा है मगर पहले वाले रास्ते से कम खतरनाक। और अगर ट्रक सही सलामत हो तो उसे उस राह से मोड़कर गांव की दूसरी तरफ लाया जा सकता है। मुश्किल जरूर होगी पर असंभव नहीं। मैंने निश्चय कर लिया कि जाना ही होगा। हमने बुआ का दिया ताबीज गले में पहना। उसने हमारे माथों पर काला टीका लगाया
और एक छोटी डिब्बी में राखनुमा भस्म दी। कहा कि अगर कोई भयावह चीज दिखे तो इसे हवा में छिड़क देना और याद रखना, पीछे मुड़कर देखना मत। फिर हम गांव के पीछे पगडंडी पर रवाना हो गए। सूरज ऊपर था, पर जंगल की छाया हर ओर फैल रही थी। रास्ता संकरा और कई जगह फिसलन भरा था। 1 घंटा गुजर चुका था। हम थोड़ी देर आराम के लिए बैठे। मैंने साथी से पूछा कि पिछली रात उस औरत ने कुछ कहा था या सिर्फ देखा। उसने मेरी ओर देखते हुए भयभीत स्वर में बताया कि उसने कहा था, आज नहीं, अगली बार तुम मेरे साथ चलोगे। मैं हैरान रह गया और पूछा कि यह बात उसने पहले क्यों नहीं बताई। उसने कहा कि डर था कि मैं उस पर यकीन न करूं या उसे छोड़ दूं। मैं चुप हो गया क्योंकि अब यह स्पष्ट हो चुका था कि हम दोनों में से किसी एक को उसने निशाना बनाया है। फिर हम आगे बढ़ते गए और उस ऊंचाई पर पहुंचे जहां से घाटी का पूरा दृश्य साफ दिखता था। वहीं नीचे ट्रक खड़ा था, ठीक उसी स्थान पर जहां हमने रात में छोड़ा था। मगर सबसे विचित्र बात यह थी कि ट्रक के चारों तरफ धुंध गिरी थी, सिर्फ उसी हिस्से में। बाकी पूरी घाटी बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही थी। मैंने आश्चर्य से कहा कि इतनी नीचे धुंध कैसे टिक सकती है। मेरे साथी ने डरते हुए कहा कि शायद ट्रक अब हमारा नहीं रहा। मैंने उसे डांट दिया कि ऐसी बातें मत बोल, डर को खुद मत आने दे। हम सावधानी से ढलान से नीचे उतरने लगे। हर कदम फिसलन भरा, हर मोड़ पर ऐसी खामोशी की लगता था जंगल ने अपनी आवाज छुपा ली है। कोई पक्षी तक नहीं बोल रहा था। जैसे ही हम ट्रक के करीब पहुंचे, देखा कि उसके शीशों पर उंगलियों जैसे निशान थे, लेकिन वे इंसानों जैसे नहीं, लंबी, असामान्य और टेढ़ी रेखाओं वाली। मैंने दरवाजा खोला तो अंदर सब पहले जैसा था, पर स्टीयरिंग पर लाल साड़ी के रेशे उलझे देख दिल दहल गया। मैंने तुरंत उन्हें झाड़ दिया और साथी पीछे हट गया। उसने पूछा, अब क्या करें? मैंने इंजन चालू किया। पहले झटका लगा, फिर स्टार्ट हो गया। मैंने कहा कि अब यहां रुकना नहीं और हम पीछे मुड़कर उस पहाड़ी रास्ते की ओर बढ़े जिसका जिक्र बुआ ने किया था। ट्रक धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था। हर बार एक्सेलरेटर पर जोर देना पड़ रहा था। नीचे घाटी, ऊपर तंग रास्ता, एक तरफ खाई, दूसरी ओर चट्टाने। मगर हम रुकने वाले नहीं थे। आधा रास्ता पार ही किया था कि अचानक इंजन बंद हो गया। लाइटें बुझ गईं, सब कुछ थम गया। साथी घबरा गया और मैंने चाबी घुमाई, पर कोई प्रतिक्रिया ना आई। अचानक पीछे से एक आवाज गूंजी, अब रास्ता मेरा है। हमने एक दूसरे की ओर देखा। वह आवाज हवा की नहीं थी, बल्कि भीतर तक उतरती गूंज थी। उसी पल मुझे समझ आ गया कि हम उससे बच नहीं पाए, सिर्फ उसके करीब आ गए। इंजन, मशाल सब बंद और सन्नाटे में वही शब्द, अब रास्ता मेरा है। वह आवाज जैसे दिमाग के भीतर चोट कर रही थी। मेरे साथी का चेहरा पीलापन लिए कांप रहा था। उसकी नजरें सवाल कर रही थीं। अब क्या? मैंने कुछ न कहा, बस जेब से बुआ की दी हुई भस्म निकाली और मन ही मन उनके शब्द दोहराए, अगर कुछ दिखे तो इसे हवा में उछाल देना। मैंने चुटकी भर राख खिड़की से बाहर उड़ाई। कुछ पल तक कुछ नहीं हुआ। साथी ने धीमे स्वर में कहा कि इसका कोई असर नहीं, पर तभी ट्रक का हॉर्न बिना छुए अपने आप बजने लगा। पहले एक बार, फिर 2 बार, फिर लगातार, मानो किसी ने स्टीयरिंग पर सिर रख दिया हो। मैंने फिर चाबी घुमाई, लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं हुआ, जैसे किसी अदृश्य पकड़ ने उसे थाम रखा हो। लेकिन हॉर्न रुकने का नाम नहीं ले रहा था। मैंने ताबीज को मजबूती से पकड़ा और मेरा साथी फुसफुसा रहा था कि वह यहीं कहीं बेहद करीब मौजूद है। तभी अचानक ट्रक की हेडलाइट में सामने रास्ते के किनारे एक पेड़ उभर आया, बरगद जैसा, जो कुछ देर पहले वहां नहीं था। और उसके नीचे वही लाल साड़ी में भीगी आकृति खड़ी थी। खुले बाल, सफेद चेहरा और पूरी तरह काली आंखें, बिना पलक झपकाए घूरती हुई, ऐसे जैसे कांच के पार नहीं, सीधे सीने के अंदर झांक रही हो। तभी उसके पीछे एक और आकृति सामने आई, लंबे चेहरे वाला एक लड़का, आंखें बिल्कुल सफेद और उसके होंठों से खून टपकता हुआ। मैंने साथी से कहा कि उसकी ओर मत देख, आंखें नीचे कर, लेकिन उसने कांपते हुए बताया कि वह उसे पहले ही देख चुका है। उस रात उसने पीछे मुड़कर देखा था और अब वह स्त्री हवा की तरह सरकती हुई ट्रक की ओर बढ़ रही थी, कदम उठाए बिना, मानो जमीन से ऊपर। मैंने ताबीज कसकर पकड़ते हुए जोर से कहा कि हम उसके नहीं हैं और हमें हमारा रास्ता चाहिए। और जैसे ही मैंने यह कहा, हॉर्न अचानक बंद हो गया। सन्नाटा छा गया, लेकिन उसी क्षण ट्रक अपने आप स्टार्ट हो गया। इंजन की आवाज गूंजी, हेडलाइट जल उठी और केबिन के भीतर एक कंपन महसूस हुई,
जैसे कोई अदृश्य चीज भीतर घुस आई हो। मेरा साथी घबराकर चिल्लाया कि कुछ ट्रक में आया है। मैंने सोचे बिना क्लच दबाया और गियर डाल दिया। ट्रक पूरी ताकत से आगे बढ़ा और वह आकृति बिल्कुल सामने थी, लेकिन जैसे ही हम उस तक पहुंचे वह धुएं की तरह गायब हो गई, मानो कभी वहां थी ही नहीं। अब ट्रक तेजी से पहाड़ी रास्ते पर उतर रहा था और नियंत्रण हाथ से फिसल रहा था। मैं ब्रेक दबाता, पर असर मामूली था। मोड़ पास था और सामने गहरी खाई। मैंने पूरी ताकत से स्टीयरिंग मोड़ा। ट्रक लुढ़कने ही वाला था कि एक पेड़ से टकराकर रुक गया। वाहन आधा झुका था, इंजन से धुआं उठ रहा था और हम दोनों जिंदा थे। कई मिनट तक हम वहीं बैठे रहे, सांसें तेज, हाथ कांपते हुए, शरीर पसीने से भीगा हुआ। मेरा साथी बोला कि अब बचना मुश्किल है और वह हमें छोड़ने वाली नहीं। मैंने उसकी ओर देखा और पहली बार मुझे भी इसका एहसास हुआ। ट्रक एक ओर झुका था और सामने उसी पुराने बरगद का तना था जो कुछ देर पहले वहां नहीं था। इंजन धुआं उगल रहा था और हम दोनों ऐसे कांप रहे थे जैसे अभी अभी किसी गहरी नदी से बाहर निकले हों। सबसे विचित्र बात यह थी कि अब हवा भी थम चुकी थी। न कोई पत्तों की सरसराहट, न जानवरों की आहट, न पक्षियों का स्वर। पूरा माहौल जैसे अपनी सांस रोक चुका था। मैं और मेरा साथी ट्रक से उतर गए। पहिए आधे कीचड़ में धंसे थे। मैं बोनट खोलकर इंजन की हालत देखने ही वाला था कि पीछे से एक फटी, थकी हुई आवाज सुनाई दी। तुमने उसे देख लिया है, अब लौटना आसान नहीं। हम तुरंत मुड़े और देखा कि एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। दुबला पतला, झुकी हुई कमर, हाथ में पुरानी लाठी, सिर पर सफेद गमछा, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे और आंखों में ऐसी ठहराव थी जैसे बरसों से एक ही भयावह दृश्य को निहार रहा हो। उसके कपड़े पुराने मगर साफ थे और उसका ध्यान पूरी तरह हमारी तरफ था। मैंने उससे उसका परिचय पूछा। वह हल्की, रुकी हुई मुस्कान के साथ बोला कि जो लोग जिंदा होकर भी मौत के साए से गुजरते हैं, उनकी शक्ल ऐसी ही हो जाती है। मेरा साथी मेरे और पास खिसक आया। बूढ़ा अब ट्रक के आगे खड़ा था और उसने सड़क की ओर संकेत किया। उसने कहा कि यह रास्ता जितना दिखाई देता है उतना साधारण नहीं। अब वह औरत इस मार्ग की पहरेदार बन चुकी है। मैंने पूछा कि वह कौन है और हमारे पीछे क्यों पड़ी है। बूढ़े ने कुछ क्षण खामोशी ओढ़ी और फिर कहा कि उसका नाम चंडा था, पर अब वह सिर्फ एक स्त्री नहीं बल्कि एक दहशत बन चुकी है। एक ऐसी स्मृति, एक ऐसी गलती जो उन लोगों को सजा देती है जिनमें लालच, झूठ या पछतावा छिपा हो। वह इन भावनाओं को पहचान लेती है। मेरे साथी ने कहा कि हमने कुछ गलत नहीं किया। बूढ़े ने उसकी तरफ देखा और शांत स्वर में कहा कि उसने तुझे चुन लिया है। वह पीछे हट गया, घबराकर बोला कि यह कैसे। बूढ़ा बोला कि जब तूने पहली बार उसे देखा और फिर मुड़ा, उसी पल उसकी पकड़ में आ गया। उसके चुने हुए लोग कभी आसानी से नहीं बचते, या तो लौटते नहीं या फिर अधूरे लौटते हैं। मैंने पूछा कि क्या कोई उपाय है। बूढ़ा मेरी ओर घूरता रहा और बोला कि एक रास्ता है, लेकिन इसकी कीमत है। मैंने पूछा किस कीमत की, तो वह बोला कि तुम में से किसी एक को पीछे छोड़ना होगा। वह हर बार किसी एक को अपने साथ लेती है। मेरा साथी घबराकर पीछे हट गया और बोला कि यह कैसे संभव है। मैंने गुस्से में बूढ़े से पूछा कि क्या वह चाहता है कि हम में से एक मर जाए। उसने संयत स्वर में कहा कि वह चाहता है कि हम समझें, जब वह किसी को चुनती है तो लौटना सरल नहीं रहता। बूढ़े ने यह भी कहा कि कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां उसकी शक्ति कमजोर पड़ जाती है। मैंने पूछा कहां, तो उसने बताया कि यहां से करीब 3 किलोमीटर ऊपर एक पुराना मंदिर है, शिव शक्ति धाम, जो अब खंडहर बन चुका है, लेकिन उसके गर्भगृह में अभी भी शक्ति का अंश शेष है। और अगर हम वहां पहुंच सके तो संभव है कि हमें कुछ समय मिल जाए, खुद को बचाने का या मेरे साथी को बचाने का। मैंने मन में निश्चय किया कि अब वही हमारी मंजिल है। बूढ़ा बिना कुछ और कहे मुड़ा और उसी जंगल में खो गया। हमने ट्रक पीछे छोड़ दिया क्योंकि अब सबसे अहम बात मंदिर तक पहुंचना थी। हमने टॉर्च निकाली, ताबीज कसकर पहना और उस घने जंगल की ओर बढ़े जहां रास्ता नहीं था, सिर्फ हमारा संकल्प था। हम नहीं जानते थे कि आगे क्या इंतजार कर रहा है, लेकिन इतना निश्चित था कि अब वह औरत सिर्फ इंतजार नहीं कर रही, वह हमें बुला रही है। ट्रक पीछे छूट गया और सामने अब न कोई सड़क, न कोई नक्शा, न दिशा बताने वाला संकेत, सिर्फ घना दम घोंटू जंगल जहां हर पेड़ और झाड़ी मानो कोई रहस्य छिपाए हुए थे। बूढ़े के बताए अनुसार पहाड़ी की ओर बढ़ना
आसान नहीं था। मिट्टी के संकरे रास्ते, कहीं काई की फिसलन, कहीं उभरी हुई जड़ें और कहीं पेड़ों की झुकी शाखें सिर छूती। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, रोशनी कम होती गई और टॉर्च जलानी पड़ी। मेरा साथी अब भी चुप था, सांसें भारी और कदम लड़खड़ाते। मैंने पूछा कि वह ठीक है या नहीं। उसने कहा कि पैरों में बोझ जैसा महसूस हो रहा है, मानो कोई पीछे से खींच रहा हो। मैंने उसके पांव देखे, कोई घाव नहीं था, पर उसकी चाल अस्वाभाविक थी। मैंने कहा कि ताबीज पकड़े रहा, वही उसकी ढाल है। वह कांपते हाथों से ताबीज को थामे रहा। लगभग आधे घंटे बाद हमें पहाड़ी का शिखर दिखाई दिया, जहां पत्थरों के बीच एक काली आकृति खड़ी थी। शायद वही मंदिर। छत टूट चुकी थी, दीवारें ध्वस्त थीं, मगर बीच में एक छोटा दरवाजा अब भी मजबूत था और उसके ऊपर उकेरे अक्षरों में शिव शक्ति धाम लिखा था। अधूरा पर जागृत मंदिर के आगे एक सूखी नदी थी, चौड़ी नहीं, पर चट्टानें फिसलन भरी थीं। उतरते वक्त मेरा साथी फिसला और उसके घुटने में दर्द हुआ। खून तो नहीं निकला, मगर वह सहज चल नहीं पा रहा था। मैंने कहा कि वह यहीं रुके और मैं मंदिर देख आऊं, पर उसने डरते हुए कहा कि उसे अकेला न छोड़ूं, क्योंकि वह यकीन कर चुका था कि वह औरत यहीं कहीं है। मैंने उसका हाथ थामकर उसे सहारा दिया और किसी तरह मंदिर की ओर लाया। मंदिर का आंगन सुनसान था और बीच में टूटी हुई मूर्तियां, आधा शिवलिंग और एक और गिरी हुई मां की प्रतिमा मौन गवाहों की तरह खड़ी थीं। मंदिर की हवा में अभी भी वही सुगंध थी, राख, दीप और रुद्राक्ष की मिली-जुली महक। जैसे यह स्थान लंबे समय से भले उजड़ा हो, लेकिन उसकी शक्ति मिट नहीं पाई थी। जैसे ही हम भीतर कदम रखते हैं, एक ठंडी झोंक अंदर घूमा, नर्म, लेकिन ऐसा लगा जैसे किसी अनदेखे ने भारी सांस छोड़ी हो। तभी मंदिर की दीवारों की परछाइयों के बीच वह दिखाई दी। इस बार पूरा चेहरा स्पष्ट, काली पुतलियों वाली चुभती निगाहें, राख से सना चेहरा, होंठों पर भयावह सी टेढ़ी मुस्कान, बाल नीचे जमीन तक बिखरे हुए और उसकी सांसों में ऐसे कंपन जैसे दो दिल उसकी छाती में धड़क रहे हों। मेरे साथी की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, उसकी आंखें फैल गईं और वह धड़ाम से गिर पड़ा, बेहोश। मैंने उसे घुमाकर देखा, मुंह खुला था पर आवाज नहीं निकल रही थी। अब वह आकृति सीधे गर्भगृह की ओर बढ़ी, जहां उसे कदम नहीं रखना चाहिए था। मैंने तुरंत जेब से बुआ की दी हुई भस्म निकाली और मंदिर के चार कोनों में फेंकते हुए पुकारा कि इस स्थान में तू शक्तिहीन है। मेरे शब्दों के जवाब में वह जोर से हंसी और बोली कि कमजोरी मेरी नहीं, बल्कि अब मैं तेरे अंदर हूं। उसी क्षण मंदिर की दीवारें हिलने लगीं, छत की भारी स्लैब गिर पड़ी, धूल का भंवर उठा और उसी धुंध में उसकी आकृति बदली हुई उभरने लगी। अब वह मानव के रूप में नहीं थी। उसकी आंखें तीन हो चुकी थीं, उंगलियां नुकीले नाखूनों में बदल गई थीं, जीभ बाहर लटक रही थी और उसकी आवाज अब एक नहीं, बल्कि अनगिनत, मानो 100 लोगों का झुंड बोल रहा हो। लालू मेरा है, तेरा नहीं। मैंने लालू को अपनी गोद में लेकर शिवलिंग के पास बैठा और कहा कि अगर उसे ले जाना तेरी ताकत है तो ले जा, लेकिन जब तक मैं इसे बचा न लूं, मैं हिलूंगा नहीं। वह उग्र आकृति मेरे चारों ओर मंडराती रही और बोली कि मेरे भीतर भी पछतावा है, मेरी आत्मा भी अधूरी है। और उसने मेरी पत्नी के आखिरी शब्दों को दोहराया, दशहरे तक लौटना। मेरा दम घुटने लगा। उसने पूछा कि क्या मैं लौटा था। मैंने आंखें बंद कर लीं और मंदिर में उसकी गूंजती आवाज और मेरे भीतर एकमात्र भरोसा रह गया कि यह शिव शक्ति धाम आज भी जागृत है। मैंने ताबीज उतारकर शिवलिंग पर रखा और कहा कि यदि इस स्थान में शक्ति है तो अब प्रकट हो। उसी क्षण जोरदार गड़गड़ाहट हुई, मूर्ति से उजली, तीव्र, गर्म रोशनी निकली और सीधी उस आकृति पर पड़ी। एक कान फाड़ देने वाली चीख मंदिर में गूंजी, इतनी ऊंची कि मानो आकाश चीर दिया गया हो। और फिर अचानक सब शांत। वह गायब थी। मेरे साथी की सांसें लौट आई थीं। वह मेरी गोद में पड़ा था और धीरे धीरे जीवन की गर्माहट वापस आ रही थी। मैंने मन ही मन सोचा कि हमने एक लड़ाई भले जीत ली हो, लेकिन असली जंग अब भी अधूरी है। मंदिर से निकली सफेद रोशनी के फैलते ही सब थम गया। न हवा, न गूंज, न कोई परछाई। बस मैं शिवलिंग के पास बैठा हुआ, गोद में अर्धचेतन साथी को थामे, टूटी दीवारों के बीच उतरती धूप को देख रहा था। वह आकृति तो मिट चुकी थी, लेकिन उसका असर अभी भी हवा में घुला था और शायद हमारी आत्माओं पर भी एक निशान छोड़ गया था।
करीब आधा घंटा बीतने के बाद मेरा साथी होश में आया। उसकी आंखें डरी हुई थीं, पर उनमें एक राहत की झलक थी। मैंने कहा कि वह चली गई है, कम से कम फिलहाल के लिए, लेकिन कहानी पर अभी विराम नहीं लगा है। जब हम मंदिर से बाहर निकले तो जंगल अब पहले जैसा भयावह न लगा। जो मार्ग कुछ समय पहले हमें निगलने को तैयार था, वह अब साधारण पगडंडी जैसा प्रतीत हुआ। दूर पहाड़ी में ट्रक खड़ा था और आसमान में छाए बादल मानो टूट रहे थे, जैसे कोई अदृश्य द्वार बंद हो चुका हो। हम बुआ के गांव की ओर लौटे और इस बार रास्ता हमारे कदमों को स्वीकार करता महसूस हुआ। जब हम उसके घर पहुंचे तो दरवाजा पहले से खुला था, मानो वह हमारी पदचाप पहले ही सुन चुकी हो। वह आंगन में तुलसी के समीप दिया जलाए शांत बैठी थी। न चिंता थी, न प्रसन्नता, सिर्फ गंभीर संतुलन। मैंने बताया कि हमने उसे देखा, मंदिर तक पहुंचे और शायद उसे हराया, लेकिन उसने मुझे रोका और कहा कि वह गई नहीं, सिर्फ रुकी है, क्योंकि जब तक उसकी पूरी कहानी सुनी और समझी न जाए, वह शांत तो हो सकती है, मिट नहीं सकती। मेरे साथी ने पूछा कि उसकी पूरी दास्तान क्या है। तब बुआ ने गहरी सांस लेकर कहना शुरू किया, जैसे किसी पुराने घाव को फिर छू रही हो। चंडा, गांव की सबसे सुंदर पर सबसे मौन रहने वाली लड़की, कम बोलने वाली पर भीतर भावनाओं का ज्वार लिए हुए, जिसकी मां लोकगीत गाती थी और चंडा पेड़ों से बात करती थी। जब वह 16 की उम्र में पहुंची, गांव के ठाकुर के बेटे राजवीर से उसकी नजदीकियां बढ़ीं। वे शाम को बरगद के नीचे मिलते थे, वही बरगद जहां हमने उसे देखा। राजवीर ने वादा किया था कि विवाह करेगा, शहर ले जाएगा और नए सपने देगा। लेकिन एक दिन जब बारिश में गांव डूबा था, ठाकुर की हवेली में बारात आई, पर दूल्हा कोई और लेकर आया गया था और राजवीर उसे छोड़ चुका था। चंडा 2 दिन उसी बरगद के नीचे बैठी रही, न खाया न बोली। तीसरे दिन गांव ने देखा कि वह उसी पेड़ से लटक गई है, पर उसके पैर उल्टे थे। गांव वालों ने माना कि उसकी आत्मा मुक्त हो गई, पर सच यह था कि वह वहीं अटकी रही। उस दिन के बाद हर वर्ष एक पुरुष लापता होने लगा। जो भी रात में उस राह से गुजरता, वह उसे अपनी ओर आकर्षित करती। अब उसे प्रेम की जरूरत नहीं थी, वह प्रतिशोध चाहती थी। हर आदमी, हर चेहरा, हर धोखेबाज उसे राजवीर जैसा प्रतीत होता, और जो भी उसकी आंखों में देखता, खुद को उसी बरगद के नीचे पाता जहां उसकी कहानी शुरू और खत्म हुई थी। बुआ कुछ देर के लिए रुकी, जैसे दर्द अब भी ताजा हो। बुआ की आंखों में आंसू थे, पर गुस्सा नहीं, बस थकान और एक लंबा बोझ। मैंने पूछा कि आखिर हम क्यों चुने गए, हमने क्या गलती की थी। उसने कहा कि वह किससे चुनती है और क्यों चुनती है, यह कोई नहीं समझ पाया। शायद उस वक्त हमारे भीतर कोई अधूरा भाव, पछतावा या टूटा हुआ हिस्सा रहा हो। मैंने सोचते हुए कहा कि मेरी पत्नी ने त्योहार तक लौटने को कहा था और मैं नहीं पहुंच पाया। बुआ ने कुछ नहीं कहा, पर उसकी चुप्पी ही जवाब थी। उसने बताया कि उसने मुझे छुआ था, पर मैं पीछे नहीं मुड़ा, इसलिए बच गया। लेकिन मेरा साथी उस रात पीछे देखकर उसकी गिरफ्त में आ गया था, और अगर मैं उसे मंदिर न ले जाता तो वह भी सिर्फ एक और शिकार बन जाता। मेरा साथी सिर झुकाए बैठा था। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा कि अब वह सुरक्षित है। बुआ ने चेताया कि वह कुछ समय के लिए शांत रहेगी, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। उसका दर्द अभी भी वहीं है, उसकी आत्मा उस बरगद से बंधी है, और जब तक कोई बिना डरे उसकी कहानी पूरी सुनने का साहस नहीं करेगा, वह लौटने से बाज नहीं आएगी। हमने बुआ का आभार माना। ट्रक को सड़क तक लाने में आधा दिन लगा। जब हम गांव छोड़ रहे थे, मैंने एक क्षण के लिए पलट कर देखा, और दूर बरगद के पीछे लाल साड़ी का किनारा हवा में हिलता दिखा। लेकिन इस बार मैंने नजर नहीं टिकाई। हम गांव से दूर निकल चुके थे, ट्रक आगे बढ़ रहा था, पर मैं अब पहले वाला गोकुल नहीं रहा, और मेरा साथी भी बदल चुका था। हमने जो देखा वह कोई कहानी या भ्रम नहीं था, वह हमारी नसों में उतरा सच था। अब हम किसी भी खाली रास्ते को खाली नहीं मानते, किसी मोड़ को बस मोड़ नहीं समझते, किसी आवाज को साधारण हवा का झोंका नहीं मानते। गांव दूर पीछे छूट गया, पर बुआ की बातें और उसकी आंखों में छिपी सच्चाई हमारे साथ रही। मेरा साथी अब ठीक था, पर चुप। उसकी आंखों में एक गहराई थी, जैसे भीतर कुछ ठहर गया हो। हम बिना बोले सफर तय कर रहे थे। एक कस्बा पार किया, खाना लिया। मैंने देखा कि वह मिर्च नहीं छू रहा था। उसने कहा कि अब खाना सिर्फ भूख मिटाने के लिए है, स्वाद के लिए नहीं।
और मैं उस बात पर मुस्कुराया नहीं, बस सिर हिलाया। सड़कें चौड़ी थीं, दुकानें, लोग, शोर, सब कुछ सामान्य। पर अब इंसानों की दुनिया हमें एक सतह जैसी लग रही थी, जिसके नीचे कुछ और छिपा था। दोपहर करीब 3 बजे जब हम एक पुरानी पुलिया पार कर रहे थे, देखा कि एक वाहन किनारे खड़ा था और पास एक आदमी घबराया हुआ हाथ हिलाकर इशारा कर रहा था। मैंने गाड़ी धीमी की। मेरा साथी ने आवाज लगाई और पूछा, क्या हुआ? आदमी बोला कि आगे मत जाओ। मैंने ट्रक रोककर पूछा, क्यों? उसने धीमे स्वर में कहा कि वह अपनी पत्नी के साथ बाइक पर था और सड़क के बीच में एक लड़की खड़ी थी, खुले बाल, उलटा चेहरा। मैंने बाइक मोड़ दी। अब मेरी पत्नी बोल नहीं पा रही, बस कांप रही है। मैंने उसकी पत्नी को देखा। वह एक पेड़ के नीचे बैठी थी, आंखें पूरी खुली, जड़ स्तब्ध, डर से जमी हुई। उस महिला की पुतलियां ऊपर की ओर जमी हुई थीं। दृश्य इतना अस्वाभाविक था कि मेरा साथी स्तब्ध रह गया। मैंने तुरंत ट्रक गियर में डालकर उस आदमी से कहा कि वह अपनी पत्नी को लेकर नजदीक के कस्बे की ओर जाए, वहां अस्पताल मिलेगा। उसने हिचकते हुए कुछ कहना चाहा, पर मैंने आश्वासन दिया कि आगे की स्थिति हम संभाल लेंगे। उसने सिर हिलाया, अपनी पत्नी को बाइक पर बैठाया और विपरीत दिशा में निकल गया। अब फिर से हम दोनों अकेले रह गए थे और सामने हमें वही रास्ता दिखाई दे रहा था जो जैसे हमें वापस उसी दहलीज पर ले जा रहा था। लगभग आधा किलोमीटर आगे बढ़ने पर एक पुराना जंग लगा बोर्ड दिखाई दिया, जिस पर लिखा था शंकरपुर घाट, सावधानी से आगे बढ़ें। घाट, वही शब्द। मेरा साथी घबराकर बोला कि क्या हम फिर उसी रास्ते में चले आए हैं? मैंने मोड़ पर ट्रक रोका तो देखा कि आगे सड़क फिर से मुड़ रही थी और उस मोड़ पर कोई खड़ा था। चेहरा अस्पष्ट था, पर जिस्माने अंदाज, चाल और वो सन्नाटा साफ कह रहे थे कि वह स्त्री ही है। फर्क इतना था कि इस बार लाल साड़ी की बजाय उसने सफेद पहना था, मगर उसकी चाल वैसी ही धीमी, खिंचती हुई, बिना आवाज की। मैंने खिड़कियां बंद कर लीं। मेरा साथी ताबीज को पकड़कर बैठा और मैंने फिर भस्म की वह डिब्बी हाथ में ली। कुछ बचा था, पर इस बार मैंने ट्रक को मोड़ा नहीं। मैंने कहा कि अब डरकर भागने का वक्त गया। अब हमें पता है कि भय का खेल है पीछा करना, और हमारा काम है चलते रहना, न रुकना। मेरा साथी चुप रहा, पर उसकी आंखों में एक सहमति थी, न मुस्कान, न हाव भाव, सिर्फ स्वीकार। मैंने ट्रक आगे बढ़ाया और वह आकृति अब बिल्कुल सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। मैंने ब्रेक नहीं लगाए, न आंखें झपकाईं, और जब हम उसके करीब पहुंचे, वह बिना किसी आवाज, बिना किसी धुएं, बस गायब हो गई, जैसे हवा में घुल गई। शाम ढल रही थी। हमने रेडियो ऑन किया, लेकिन सिग्नल नहीं मिला। फिर भी मन में बेचैनी के बजाय एक विचित्र शांति थी। हम जानते थे कि कहानी खत्म नहीं हुई, बट अब हम भागने वाले नहीं थे। अब हम वह लोग थे जो रास्ता बदलने के बजाय रास्ते का रुख बदल देते हैं। घाट पार कर चुके थे, लेकिन शाम की छाया लगातार पीछा कर रही थी। सूरज की रोशनी पेड़ों के बीच से टूटकर सड़क पर ऐसे गिर रही थी जैसे कोई मार्ग दिखा भी रहा हो और पीछा भी कर रहा हो। हम खामोशी में यात्रा कर रहे थे, न बात, न सवाल, मानो समय रुक नहीं रहा, बल्कि रेंग रहा हो, धीमा, भारी। ट्रक फिर एक सुनसान पट्टी पर था, दाएं बाएं घने जंगल, आगे धुंध। तभी मेरा साथी बेचैन हो उठा। वह सिर पकड़कर तड़पने लगा। मैंने पूछा, क्या हुआ? उसने कहा कि वह आवाज उसके कानों में गूंज रही है, कह रही है कि वह उसका है और क्यों भाग रहा है। मैंने तुरंत ट्रक रोका, उसका ताबीज देखा। वह अब भी गले में था, लेकिन उसकी चमक फीकी पड़ चुकी थी, जैसे उसकी शक्ति धीरे धीरे समाप्त हो रही हो। मैंने बुआ की दी हुई वही डिब्बी निकाली और बची हुई भस्म का अंतिम कण अपने साथी की हथेली में रखकर कहा कि मिट्टी को कसकर पकड़े और किसी आवाज पर ध्यान न दे। लेकिन वह भीतर से टूट रहा था। उसकी आंखें अब मुझ पर नहीं, किसी अनदेखी दिशा में टिकी थीं। और तभी उसने कांपते स्वर में कहा कि पीछे उसकी मां खड़ी है। मेरे भीतर ठंड की लहर दौड़ गई। मैंने धीरे से पूछा कि कौन सी मां? तो वह बोला कि वही जो बचपन में उसे छोड़कर चली गई थी और कह रही है कि इस बार मत भाग। उसी क्षण मुझे समझ आ गया कि यह चंडा का अंतिम जाल है। वह खुद नहीं आ रही, बल्कि उसकी सबसे कोमल स्मृति को हथियार बना रही है। मैंने उसे झकझोर कर याद दिलाया कि उसने अपनी मां को आखिरी बार तब देखा था जब वह 5 साल का था। तो अब अचानक यहां दिखना असंभव है। यह उसका मन नहीं, उसका फंदा है। तभी ट्रक के बाहर एक आवाज गूंजी,
न स्त्री की, न पुरुष की, न बच्चे की, बस एक छाया की आवाज जो सिर्फ रूप धारण कर रही थी, लालू चलो, मैं मां हूं। मेरा साथी दरवाजा खोलने लगा। मैंने उसे खींच कर रोका और जब उसने जिद की, मैंने आंखें बंद की और अपने भीतर शिव का स्मरण किया। वह शक्ति जो भ्रम को चीर सकती है, जो सत्य दिखाती है। मैंने ताबीज उसकी छाती पर दबाया और पूरी ताकत से कहा कि वह मां नहीं, मृत्यु है। वह झटका खाकर पीछे गिरा ही था कि ट्रक के सामने अचानक लाल धुंध उठी और चंडा प्रकट हुई। अब न छिपी हुई, न आधी, पूरी क्रोध और शक्ति के साथ। उसके बाल हवा नहीं, मानो अग्नि में लहरा रहे थे। आंखों से खून नहीं, राख टपक रही थी। उसकी सांसें ऐसी लगीं मानो जंगल को भस्म कर देंगी। वह धीरे धीरे ट्रक की ओर बढ़ी और बोली कि उसने मुझे चुना था तो मैं उसे उसका हक क्यों नहीं लेने दे रहा। मैंने पहली बार निर्भीक होकर उसकी आंखों में नजर डाली और कहा कि अब वह सिर्फ एक पीड़ित स्त्री की आत्मा नहीं, बल्कि प्रतिशोध की पिशाच बन चुकी है। मैंने स्वीकार किया कि मुझ में भी पछतावा और कमी है, लेकिन दर्द से बदला नहीं लिया जाता। उसके साथ जो हुआ वह उसका अपराध नहीं था, पर अब जो वह कर रही है वह जुल्म है। मेरी बात पर वह इतनी जोर से चीखी कि ट्रक के शीशे टूटने लगे। मैंने अपने साथी की आंखों पर हाथ रखे और वह आकृति हवा में उठती हुई ट्रक के बोनट पर आ गिरी। भारी आवाज हुई और इंजन बंद हो गया। पर उसी क्षण दूर शिव शक्ति मंदिर की घंटी बजी। अंदाजा था कि वह कितनी दूर है, फिर भी उसकी ध्वनि सीधे हमारे भीतर उतरी, शांत, पवित्र। वह लाल परछाई धुएं की तरह विलीन हो गई। ट्रक से धुआं उठा और फिर अपने आप स्टार्ट हो गया। मेरा साथी अब थम चुका था, आंखों की दहशत कम हो रही थी और पहली बार लगा कि शायद यह मुठभेड़ निर्णायक थी, पर अंत नहीं। मेरे साथी ने आंखें खोली और इस बार उसकी आवाज टूटती नहीं बल्कि थमी हुई थी। उसने कहा कि वह जा चुकी है और अब वह खुद को वापस पा रहा है। मैंने ट्रक बढ़ा दिया। हम सुबह की ओर बढ़ रहे थे जब सूरज की पहली किरणें पहाड़ियों के पार उगने लगीं। हम उस अंधेरी सड़क को छोड़ चुके थे, वही रास्ता जो घंटों पहले मौत और मुक्ति के बीच एक पतली रेखा जैसा था। अब खामोशी हमारे बीच थी, लेकिन वह भय की नहीं, एक अजीब शांतिदायक स्तब्धता, जैसे भीतर के तूफान थम चुके हों और सिर्फ सन्नाटा बचा हो। पर वह सन्नाटा सुकून देता हुआ। मेरा साथी अब भी चुप था, लेकिन उसकी आंखों में अब खालीपन नहीं बल्कि गहरी परिपक्वता थी, जो किसी बड़ी कीमत देकर हासिल होती है। उसने पूछा कि हम कहाँ पहुंचे हैं और मैंने टाइम देखा। सुबह 7 बजने वाले थे। सीमा बस कुछ किलोमीटर दूर थी, जहां से असम शुरू होता। मैंने कहा कि हम जिंदा हैं, तो उसने स्वीकृति में कहा, हाँ, लेकिन वैसी जिंदगी नहीं जो रायगढ़ से निकलते समय थी। लगभग 1 घंटे बाद हम चेक पोस्ट पहुंचे, जहां सीमेंट उतारना था। चौकीदार ने कागजात देखे और सामान्य लहजे में पूछा कि रास्ता कैसा था। मैंने उसकी आंखों में देखा, सब बताने का मन नहीं था, बस हल्का सा मुस्कुराया और कहा कि सीधा नहीं पर पूरा हो गया। माल उतर गया और पहली बार ट्रक हल्का लगा, पर हमारा मन बोझिल। ढाबे पर बैठे चाय मंगाई। मेरा साथी फिर बोला, क्या वह दोबारा नहीं आएगी? मैंने कुछ पल सोचा और कहा, शायद, मुझे नहीं पता। उसने पूछा, क्या मुझे अब डर नहीं लगता? तो मैंने कहा कि डर अब भी है, पर मैं अब उससे भागूंगा नहीं। अगर वह सामने आ भी गई तो नजरें झुकाऊंगा नहीं। चाय सामने थी, हमने पहला घूंट लिया। ढाबे वाले रेडियो से धीमी धुन आ रही थी, जिसमें कहा जा रहा था कि कुछ सफर मंजिल से भी ज्यादा जरूरी होते हैं। अचानक मैंने ढाबे वाले से पूछा, क्या यहाँ पास शिव शक्ति धाम नाम का कोई मंदिर है? उसने माथा सिकोड़कर सोचा और कहा कि उसने ऐसा कोई नाम कभी नहीं सुना। मेरे भीतर हलचल हुई। वही मंदिर जिसकी वजह से हम जिंदा थे, वही जो हमें बचा गया, और वह कह रहा था कि ऐसा कोई स्थान यहाँ नहीं। उसने पूछा कि हम किस गांव से आ रहे हैं। मैंने कहा, बखरा। तो वह चौंक पड़ा और बोला कि वह गांव तो 10 साल पहले बाढ़ में तबाह हो गया था, अब वहां कोई नहीं रहता। मैं और मेरा साथी एक दूसरे की ओर देखने लगे, क्योंकि वहां तो बुआ थी, वह हमें पहचानती थी। उसने हमें आश्रय दिया था। उसकी आवाज, उसका घर, उसकी आंखें, सब हमने महसूस किया था। पर ढाबे वाले की बात साफ थी, वह गांव अब किसी का नहीं। ढाबे वाले ने कहा कि अगर हम मौसी की बहन की बात कर रहे हैं तो सच में एक बुजुर्ग महिला कभी वहां रहती थी। लोग उसे जानते थे, पर उसकी मौत कई साल पहले हो चुकी है। कहा जाता था कि उसे ऐसी बातें मालूम थीं
जो बाकी गांव वालों से छिपी रहती थी, मगर वह सब अब पुरानी दास्तानें मानी जाती हैं। मैंने बिना कुछ कहे चाय का घूंट लिया और मेरा साथी धीरे से बोला कि इसका मतलब बुआ भी। मैंने उत्तर दिया कि कुछ आत्माएं डराने नहीं, बचाने के लिए ठहरती हैं, और हर परछाई श्राप नहीं, कभी कभी रक्षा भी होती है। हम वापस ट्रक में बैठे और रायगढ़ की ओर लौटने लगे। रियर व्यू मिरर में ट्रक का पिछला हिस्सा खाली दिख रहा था, पर मन में एक ऐसा बोझ भरा था जो कभी उतरने वाला नहीं था। रास्ता अब बिल्कुल साफ था, कोई परछाई नहीं, कोई साड़ी का लाल कोना नहीं, कोई चीख, कोई सरसराहट नहीं। लेकिन जो आंखों ने देख लिया था वह अब हमारी रातों, हमारी खामोशियों और हमारे भीतर के कोनों में दर्ज हो चुका था। जाते समय मेरे साथी ने पूछा कि क्या अगली बार कोई शॉर्टकट सुझाए तो अपनाएंगे। मैंने हल्के से मुस्कुराकर कहा कि अब हर रास्ता खुली आंखों से चुनेंगे, और अगर कभी किसी मोड़ पर कोई खड़ा दिख गया तो कार नहीं मोड़ेंगे, सीधा हनुमान चालीसा शुरू कर देंगे। हम दोनों हल्की हंसी में टूटे, लेकिन मेरे भीतर यह पक्का था कि कुछ रास्ते भले हम पार कर लें, वे कभी पीछे नहीं छूटते। वे हमारे विचारों में रहते हैं, हमारे सपनों में, और हमारी रूह में एक धुंध की तरह टिके रहते हैं। और सच ये है, कहानी खत्म नहीं हुई, सिर्फ हम उसकी पकड़ से निकल आए। अब वह कहानी फिर से उसी रास्ते की हो चुकी है, वहां जहां मोड़ कभी सीधे नहीं होते, और जहां हर अजनबी कदम पर कोई अदृश्य आंखें अब भी जागती हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? अगर आप ऐसी और दिलचस्प कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।